इतिहास में कुछ सम्राट जमीन पर राज करते हैं और कुछ समंदर पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट की जिसने सिर्फ जमीन पर विजय नहीं पाई बल्कि महासागरों को भी जीत लिया। चक्रवर्ती सम्राट राजराज चोल प्रथम। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। 1000 साल पुराने शिलालेखों में राज की तुलना सीधे भगवान राम से की जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो उनसे भी आगे निकल गए। इससे पता चलता है कि उनकी 9 सेना की ताकत उस समय के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अरुलमोरीवर्मन यानी राजराज चोल ने गद्दी संभाली तो चोल साम्राज्य की हालत कुछ ठीक नहीं थी। राष्ट्रकूटों के हमलों से वो काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन यहीं से दक्षिण भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला था। तो राजराज की कहानी शुरू होती है विजय से। ये एक ऐसे साम्राज्य के निर्माण की कहानी है जिसकी जड़ें जमीन में थीं लेकिन जिसकी शाखाएं समंदर के पार तक फैली हुई थीं। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ एक छोटा सा संघर्ष कर रहा राज्य जो राजराज को विरासत में मिला था और दूसरी तरफ उनकी मेहनत और दूरदृष्टि का नतीजा एक विशाल साम्राज्य जो दक्षिण भारत से लेकर हिंद महासागर तक फैला था। जरा उनकी रफ्तार देखिए। सिर्फ 10-12 साल के अंदर उन्होंने चेरों की मजबूत नेवी को हराया, उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, आज के कर्नाटक के बड़े हिस्सों को जीता और अपनी ताकत का परचम हिंद महासागर में मालदीव तक लहरा दिया। ये सिर्फ जीते नहीं थीं, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनकी इस कामयाबी का राज था उनकी जबरदस्त सेना। पैदल सेना जमीन पर उनकी ताकत थी, घुड़सवार सेना उन्हें रफ्तार देती थी, लेकिन उनकी नौसेना, अरे वो तो एक क्रांति थी। उस दौर में जब भारत के ज्यादातर राजा सिर्फ जमीन के बारे में सोचते थे, राजराज ने ये समझ लिया था कि असली शक्ति तो समंदर पर राज करने में है। ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। चोल नौसेना इतनी ताकतवर थी कि बंगाल की खाड़ी पर उनका एक छत्र राज हो गया था। उन्होंने न सिर्फ समुद्री व्यापार के रास्ते सुरक्षित किए बल्कि पूरे इलाके पर अपना ऐसा कंट्रोल कर लिया मानो बंगाल की खाड़ी उनके साम्राज्य की एक झील हो। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकता, है ना? तो अब जरा उनकी सैन्य ताकत से हटकर उनके शासन करने के तरीके पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसी ने उस विशाल साम्राज्य को असल में समाहित किया। क्योंकि देखिए, महान साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम से बनते हैं। और राजराज की असली प्रतिभा सिर्फ जंग जीतने में नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रशासन चलाने में भी थी। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लूप्रिंट है, एकदम साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। पूरे साम्राज्य को पहले प्रांतों यानी मंडलम में बांटा गया, फिर उन्हें जिलों में और सबसे नीचे थीं गांव की सभाएं। कमाल की बात ये थी कि इन सभाओं को अपने फैसले लेने की आज़ादी थी, लेकिन उन पर केंद्र की नज़र भी रहती थी। जरा ये नंबर देखिए, ये कोई गणित की पहेली नहीं है, ये है राजराज के भूमि सर्वेक्षण की सटीकता। साल 1001 में उन्होंने जमीन को इतने छोटे हिस्से तक माप लिया था। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये करना कितना बड़ा काम रहा होगा। और इसी अविश्वसनीय काम की वजह से उन्हें एक उपाधि मिली, उलगलांदन पेरुमल, यानी वो महान इंसान जिसने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके शासन करने के तरीके को दिखाता था, हर चीज सटीक, व्यवस्थित और पूरी योजना के साथ। अब हम चलते हैं उनके शासनकाल के सबसे बड़े शाहकार की तरफ, एक ऐसा निर्माण जो आज भी दुनिया को हैरान करता है और चोल शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य की ताकत, दौलत और इंजीनियरिंग के हुनर का एक ऐलान है। ये पत्थर में लिखा गया एक संदेश था कि चोल साम्राज्य हमेशा के लिए अमर है। इसका मुख्य टावर या जिसे विमान कहते हैं वो 66 मीटर ऊंचा है, यानी आज की 20-22 मंजिला इमारत के बराबर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जबकि तंजावुर के आसपास मीलों तक कोई ग्रेनाइट की खदान ही नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 66 मीटर ऊंचे टावर के शिखर पर एक ही पत्थर रखा है जिसे कुंभम कहते हैं, और इसका वजन है लगभग 80 टन। जी हाँ, एक ही पत्थर का टुकड़ा 80,000 किलो का।
जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के 80 टन के उस पत्थर को 66 मीटर की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये चोलों की इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं था, ये तो साम्राज्य के दिल की तरह धड़कता था। ये एक धार्मिक केंद्र तो था ही, साथ ही ये एक बैंक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और एक कम्युनिटी सेंटर भी था। इसकी दीवारों पर जो लिखा है वो आज भी हमें उनके शासनकाल का पूरा इतिहास बताता है। तो जीत और निर्माण से आगे बढ़कर अब उनकी असली विरासत पर नजर डालते हैं, वो नींव जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर गए। राजराज खुद एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उनकी धार्मिक नीति कमाल की थी। उन्होंने न सिर्फ विष्णु मंदिरों को संरक्षण दिया बल्कि बौद्ध विहार के लिए भी दान दिया। ये सिर्फ उनकी निजी आस्था नहीं थी, ये एक बहुत ही समझदारी भरी राजनीतिक चाल थी जिससे उनके इतने बड़े और विविध साम्राज्य में एकता बनी रही। उनका एक और बड़ा काम था तमिल संस्कृति का संरक्षण। उन्होंने तेविरम के पवित्र भजनों को, जो लगभग खो चुके थे, उन्हें ढूंढकर इकट्ठा करवाया। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मिशन था जिसकी वजह से वो भजन आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और आखिर में राजराज की सबसे बड़ी विरासत शायद वो मजबूत नींव थी जो उन्होंने रखी थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ताकतवर नेवी और एक ऐसी सांस्कृतिक जमीन तैयार कर दी जिस पर चलकर उनके बेटे राजेंद्र चोल ने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। तो राजराज चोल की कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक विजन की, नेतृत्व की और एक ऐसी विरासत बनाने की कहानी है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 1000 साल पुरानी ये दृष्टि आज की दुनिया को क्या सिखा सकती है।